हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। धातुएं क्या होती हैं, कैसे पहचानते वो धातु है या अधातु है, अधातुएं क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे धातु और अधातु को आपस में रिएक्ट करा देते, क्रिया करा देते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम धातु डालेंगे। ठीक, धातुएं क्या होती हैं, मेटल्स हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो डाल लीजिए। सबसे पहली हेडिंग है धातु, ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया पहले से ही। तो धातु जिसको इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं, वैसे सामान्य रूप में सामान्य तौर पर आप लोग पहचान लेते हो धातु वे होते हैं जिनमें करंट आ जाता है। ये व्यवहारिक भाषा है। धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट बहता आसानी से। ठीक है, अधातु वे होते हैं जिनमें करंट नहीं बहता, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, है ना, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये अधातुएं हैं व्यवहारिक रूप में। और जिनमें धारा बह जाए जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं मेटल्स हैं। ये व्यवहारिक है, मतलब कहने का अर्थ है अब हमने अगर उसको देखा और धारा प्रवाहित करके देखिए तो हम ध्यान रहेगा कि हाँ ये धातु है। लेकिन हम ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जिनमें हमने देखा ही नहीं है ना, उनको देखा कभी नहीं है, फिर भी हम पहचान सकते हैं वो धातु हैं। वो कैसे पहचान सकते हैं, तो सीधी सी बात है, वो एक रासायनिक परिभाषा है, उस परिभाषा के द्वारा पहचान सकते हैं। सुनिए, धातु वे तत्व होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं। क्या अर्थात धातुओं के ऊपर धन चिन्ह होगा। छात्रों, कितना आसान पहचाना। अगर धातुओं के ऊपर प्लस चिन्ह आता है तो प्लस को क्या कहते हैं, धन, और धन से ही बना है धातु। धा पहला अक्षर धा, और उसमें भी धन पहला अक्षर धन है, और इसमें धातु में भी पहला अक्षर धा है, तो धन चिन्ह वालों को धातु कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ये ट्रिक है। और ऋण चिन्ह जिस पे होता है उसको अधातु कहते हैं, समझे। तो धन चिन्ह वाले को धातु कहते हैं। और धातु से ही बनी है धारा, धा का अक्षर धारा, तो धातुओं में ही धारा बहती है, समझ गए। इसका मतलब धन चिन्ह वालों में धारा बहती है। अब परिभाषा समझ लीजिए, लिख लीजिए। हम बोल रहे, आप लिखिए। वे तत्व या पदार्थ, तत्व को पदार्थ भी बोल सकते हैं क्योंकि पदार्थ तो पूरी प्रकृति पदार्थों से निर्मित है, पदार्थ सब कुछ है। तो वे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर माने देकर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक माने इनमें विद्युत धारा बह जाती है, आसानी से बह जाती है। ठीक है, इसलिए लिख लीजिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम भी एक धातु है छात्रों, इसका संकेत होता है मैग्नीशियम भी एक धातु है जिसका संकेत होता है Mg। कैल्शियम भी एक धातु है जिसका संकेत होता है Ca, इसको सीख लो। आयरन को छात्रों लोहा भी कहते हैं, लोहे का संकेत होता है Fe, इसको फेरम कहते हैं, फेरम, इसलिए पहला फेरम में Fe व्यक्त करते हैं। इसमें Mg मैग, तो Mg आ रहा, कैल्शियम इसलिए Ca आ रहा, सोडियम को लैटिन में नेट्रिलियम कहा जाता है, इसलिए SO ना लिख के Na लिखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं। जिंक आपकी धातु है, जिंक का सूत्र होता है Zn, इसको जस्ता के नाम से भी जानते हैं, है ना। सोना भी आपका है, सोना ये भी एक धातु है, इसमें भी करंट आ जाता है। सोना को गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको लैटिन में ऑरेट बोलते हैं, ऑरेट इसलिए Au लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही चांदी भी एक धातु है, चांदी का संकेत होता है Ag, इसको चांदी को सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर। इसको लैटिन में अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंट इसलिए Ag लिखा जाता है, अर्जेंट। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको समझो। तो ये धातुएं हैं। उदाहरण ले लो, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का संकेत Na होता है,
इसका एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, छात्रों इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना इसका मतलब आपको धातु और धातु पहचानना है तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। तो परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, आवर्त सारणी एक होती है, उस आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा, याद कर लेना। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी आना चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना कैसे किया जाता है आप लोगों को पता है। सबसे पहले 2 लिखे जाते हैं, पिछली वीडियो आप देख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1, ऐसे ही लिखा जाता है। ये आपको लिखने का क्रम भी याद होना चाहिए। जिस छात्र को इस तरीके से लिखा के हमने कैसे लिख दिया ये नहीं पता है तो आप क्या करना, आप आ गया केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, एक टॉपिक है, हमने वीडियो डाली है, आ गया केमिस्ट्री का ब्रह्मांड, विश्व के इतिहास में पहली खोज। उस खोज को आप क्लिक करना तो आपको उसमें पता लग जाएगा हमने ये 2, 8, 8 कैसे बना देते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये 11 को बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बोरबरी नियम के अनुसार। तो ये जो नियम लिखा है वो बोरबरी नियम है। पहली कक्षा जो होती है, इस कक्षा का नाम के है, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझ लो। पहली क्लास के होती है, दूसरी क्लास एल होती है, तीसरी एम होती है, चौथी एन होती है। इस तरह से ये क्लास होती हैं जिसको कक्षा कहते हैं। ऐसे परमाणु ऐसा होता है, परमाणु जो होता है, परमाणु उस परमाणु के चारों ओर ऐसी रिंगें होती हैं, रिंग माने व्रत होते हैं, इन व्रतों को ही कक्षा कहते हैं। तो पहली कक्षा अंदर की जो कक्षा होती है, रास्ता होता है, ये वाला रास्ता, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उस कक्षा का नाम है पहली बात के। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, केवल और केवल 2, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं केवल। और दूसरी जो कक्षा होती है, इस कक्षा का नाम है एल, ये दूसरी कक्षा है, इसका कक्षा का नाम है एल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाते हैं, कितने घूमते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 8, ये याद रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, अर्थात आपको मैक्सिमम 8 ही लिखना पड़ेगा, 8 से ज़्यादा नहीं, कम लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं। और लास्ट वाली में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितने, जो एम कक्षा है एम, इसमें 8 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन तक चक्कर लगाते हैं। 8 भी लगा सकते हैं लास्ट कक्षा में और 18 भी लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट कक्षा में कितने, 18, ऐसे लिख दीजिए 18 डॉट डॉट, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन तक चक्कर लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको 11 को बांटना है। तो 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 2, तो मैंने 2 लिख दिए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, 8, तो मैंने 8 लिख दिए। 2, अब टोटल जोड़ लो कितने हो गए, 2 ये हो गए और 8 ये वाले हो गए। 2 अंदर बैठा दिए और बाहर आपने 8 बैठा दिए, अर्थात 2 और 8 10 आपने बैठा दिए। तो बाहर इस कक्षा में एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा पाएगा, क्योंकि बाहर की क्लास बड़ी, उस क्लास में 8 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन तक बैठ सकते हैं। जगह तो 8 से 18 तक की है, लेकिन भैया आपके पास है तो मौजूद, बचा तो शेष 1 ही तो बचा, क्योंकि 8 आपके पहले ही बैठ चुके हैं, 2 आपके पहले ही बैठ चुके हैं, तो बाद में शेष बचा इलेक्ट्रॉन 1 बचा, इसलिए 1 लिखा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आपको अगेन मैंने समझा दिया, दोबारा कैसे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी के अंतिम कोश, इसको अंतिम कोश कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, अंतिम कोश या अंतिम सेल, अर्थात आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्षा। अगर बाह्यतम कक्षा में किसी के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखिए, 1 है, 4 से कम है, इस कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, हाँ है सर। तो अगर किसी की कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता ही त्यागता है, ये आप नोट कर लो, ध्यान रखो, उसे इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ते हैं। मतलब ये नियम कहता है, या इलेक्ट्रॉन देकर स्थायित्व पूरा कर ले, या इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायित्व पूरा कर ले। स्थायित्व छात्रों क्या होता है, स्थायित्व मतलब होता है अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं, चाहे देकर बना दीजिए 8, चाहे लेकर बना दीजिए 8। 8 को कहते हैं अष्टक नियम, ठीक है। किसी तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रक्रिया को अष्टक नियम कहा जाता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले
कितने बेटा 7, क्योंकि 1 है तो 7 और मिल जाए तभी तो 8 आ पाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन पड़ेगा इसे, है ना। जब ये बहुत मुश्किल पड़ेगा तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। जब मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा। जब नहीं ले पाएगा तो इसे अपने जो एक अंतिम कोष में बचा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा फिर मजबूरन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा छात्रों तो ये अंतिम कोष समाप्त हो जाएगा। तब ये अंतिम कोष समाप्त हो जाएगा, ये खंडर बन गया, मर गया, ख़त्म हो गया, मतलब इसका मकान चला गया, अब कोई नहीं रहा। तब अंतिम कोष ये वाला हो जाएगा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन उसने फेंक दिया अर्थात त्याग दिया तो अंतिम कोष आपका ये हो जाएगा, अर्थात उसने देकर भी 8 बना दिए। मतलब कहते हैं उसने मर कर भी दूसरे को अमीर कर दिया, अर्थात ये मर कर भी अर्थात इलेक्ट्रॉन देकर भी अमीर हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धनी हो जाएगा। ठीक है। और धनी वे होते हैं जो देते हैं, तो देने वालों को ही धनी कहते हैं भैया, लेने वाले को ऋणी कहा जाता है। आपकी भाषा में जानते हैं, सामान्य भाषा में देने वाले को धनी कहते हैं और धनी को धन चिन्ह आएगा। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार फिर समझ लो 2, 8 और 1। अब ये क्या करेगा, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को किससे व्यक्त करते हैं छात्रों, ऊपर ऋण चिन्ह से। और 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा। तो छात्रों इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Na के ऊपर आ जाएगा 1+। अभी Na के ऊपर कुछ चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो 0 माना जाता है। और 0 को कहते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। इस समय ये उदासीन सोडियम है, इस समय ये कैसा है, उदासीन सोडियम परमाणु बोला जाएगा, इसे उदासीन सोडियम परमाणु बोला जाएगा। लेकिन जैसे ही, ठीक है, उदासीन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होगा वो उदासीन होगा। और जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया तो इसका अंतिम कोष में कितने हो गए, 2,8, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। वो किसने, ये 1 इलेक्ट्रॉन फेंक गया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके अंतिम कोष में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें कितने, 8, 2, 10 और 1 11। इसमें इसके सोडियम परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे और धनायन जब हो जाएगा तो उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। धनी हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, दान कर दिए। तब छात्रों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा धनायन। क्या होगा, धन आ गया तो इसका नाम होगा धनायन और इसको कहते हैं सोडियम। इसका नाम हो जाएगा धनायन सोडियम। परमाणु अब नहीं बोला जाएगा, अब इसका नाम धनायन सोडियम बोला जाएगा। इसको हम दूसरी भाषा में सोडियम आयन भी कहेंगे, सोडियम आयन। ये सोडियम आयन बन गया क्योंकि इसके ऊपर प्लस चिन्ह आ गया। तो आयन कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया। उदासीन परमाणु में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो भी आयन बन सकते हैं, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो भी आयन बन सकते हैं। बस फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो धनी कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऋणी कहलाएगा। होंगे दोनों आयन, एक को धनायन बोलेंगे, एक को ऋणायन बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसे इसका मतलब इसके ऊपर आ गया धन चिन्ह, इसलिए ये परमाणु आपका धातु होगा, मेटल होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन चिन्ह प्रदर्शित कर लिया। समझ गए। इसका मतलब इसमें धारा बह जाएगी, विद्युत धारा इसमें आसानी से बह जाएगी। एकदम साफ क्लियर है। चलिए, अब परिभाषा आपने लिख ही लिया होगा और समझ भी लिया होगा। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण से समझ लीजिए। चलो मैग्नीशियम को ले लेते हैं। Mg धातु है या अधातु है, कैसे पहचानेंगे इसको, इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए तभी तो पहचानेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक छात्रों कितना होता है, 12। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8। अंत में कितना लिखा है, ये 2 आ रहा तो लास्ट में 2 ही आएगा। इसका मतलब इसके अंतिम कोष में भी 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही। इसको भी 8 बनाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और दुनिया में मेहनत ज़्यादा कोई करना नहीं चाहता, है ना। जब मेहनत नहीं ज़्यादा करना चाहेगा तो कहाँ से ये 8 बना लेगा। जब 8 नहीं बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये फेंक देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो ये कोष पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तब पिछला कोष ये वाला हो जाएगा, पिछला कोष ये बन जाएगा, है ना। हाँ, पापा का परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो गया ना, तो अब पूरा धन दौलत किसकी हो गई,
चाचा की, तो चाचा साथ में रहेंगे ना, इसका अंतिम कोष में 8 हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कितने त्याग देगा, इसके अंतिम कोष में 2 थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस, ठीक है। ई माइनस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित, एक ये वाला और एक ये, एक और एक 2, तो ये मैंने 2 लिख दिए और ई प्रदर्शित कर दिया, ई माइनस, ठीक, समझ गए। कोई भी समस्या है चिंता मत करो, हम बैठे हुए हैं, हम आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। तो 2 8 2, तो मैग्नीशियम ये परमाणु कहलाएगा क्योंकि इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका आवेश 0 है, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग देगा तो छात्रों इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसके ऊपर 2 माइनस त्याग दिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो 2 माइनस त्याग दिए तो उस पर 2 प्लस बचेंगे, जितना त्यागता उतना प्लस होता है। 2 त्याग दिए 2 प्लस, 3 त्याग दिए 3 प्लस, 4 त्याग दिए 4 प्लस, समझो। इसलिए इसके ऊपर भी धन चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये भी एक धातु होगी, इसका मतलब ये भी आपका मेटल है क्योंकि इसके ऊपर धन चिन्ह आ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। ऐसे पहचान सकते हैं, समझ में आ गया होगा। कोई समस्या हो रही हो तो बताना। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे शेष, 2,8, और ये वाले 2 हट गए, अब ये वाले 2 में कुछ नहीं आएगा, अर्थात ये रहेगा, अर्थात इसके में 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब धनायनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है हमेशा, याद रखना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा मिलेगी, परमाणु परमात्मा है, परमात्मा बड़ा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो वैसे बड़ा नहीं होता, परमाणु छोटा होता है, परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, परमाणु से बड़ा अणु होता है, याद रखो, परमाणु सबसे छोटा होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे लेकिन धनायन में इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, याद रखना। लेकिन ऋणायन में उल्टा है, ऋणायन में ज़्यादा मिलेंगे, परमाणु से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऋणायन में, इसीलिए उसको अधातु नाम देंगे। अधातु, आ जाओ धज जाओ, अधातु नाम से पता लगा, आ जाओ धर जाओ, मतलब उसमें लेने वाला होता आधातु, 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 समझ में आ गया, ट्रिक है। चलिए, तो पहचान लिया आपने धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। अब हम इनको भौतिक गुणों के आधार पर भी पहचान सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के सहायता से भी हम धातु और अधातु को आसानी से पहचान सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, धातुओं के भौतिक गुण, डालो हेडिंग, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसको भी सीख लो भैया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, भौतिक गुण से भी हम पहचान सकते हैं, भौतिक माने अपनी भौतिक चीज़ों में, उससे ही पहचान सकते हैं ये धातु या धातु है। तो कौन कौन सी हेडिंग है, निम्न गुणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। उसमें पहली हेडिंग नोट करना चाहो, नोट कर लीजिए, उसमें पहली हेडिंग है आपकी धात्विक प्रकृति, या ऐसे लिखिए धात्विक चमक, मिल लो सबसे बेटर, धात्विक प्रकृति में आप धात्विक चमक डाल लीजिए, धात्विक चमक। तो अब आप जानते ही हैं धातुओं में सभी में चमक होती है ना। कुछ धातुएं होती हैं जिनमें चमक नहीं होती है, लेकिन अधिकांश धातुओं में चमक पाई जाती है। चमक मतलब चमकीली होती है, जैसे कि सोना आपकी बहुत अधिक चमकीली है, चांदी आपकी बहुत अधिक चमकीली है ना। चमकीली होने का कारण क्या है छात्रों, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इसलिए ये चमकने का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो आप लिखेंगे इसमें धात्विक चमक में क्या लिखेंगे, अधिकांश धातुएं या धातुओं में चमक पाई जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। बस इतना ही लिखना। नंबर दूसरा क्या है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक। ये विद्युत और ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं छात्रों। कैसे, अभी बताया था, इनमें धन चिन्ह है, अर्थात अगर इनको हम इनमें धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें धारा बह जाएगी, धातुओं में धारा बह जाएगी। जैसे लोहा है, करंट आ जाता है ना, चांदी है, दुनिया में सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी है। ये नोट कर लो, ये
IAS PCS बड़े बड़े एग्जामों में भी इसको पूछा जाता है। कभी DM SDM जब बनते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक सुचालक धातु बताइए, तो चांदी है। ठीक है, उससे दूसरे नंबर पर कौन आती है? कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं। ठीक है, तांबे को ज़्यादातर पंखे, बिजली के पंखे हैं, बिजली के तार हैं, उनमें इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है। चांदी का इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि चांदी बेटा बहुत महंगी धातु है। चांदी का प्रयोग कर सकते हैं आप, चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके तीसरे नंबर पर आती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपकी सुचालक धातु है। तो ये बहुत सुचालक धातुएं हैं, इनको ध्यान रखना। तो अब कारण क्या है, ये सुचालकता क्यों प्रदर्शित करती हैं, क्यों सुचालक हैं? कारण है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। इसका मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों के कारण एक ही है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इसीलिए विद्युत और ऊष्मा की सुचालक बोली जाती है। ठीक, अच्छा, आपका तीसरा है आघात। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय को कहते हैं इंग्लिश में मैलिएबल, MEA, मैलिएबिलिटी, ये थोड़ा ए है, MEALEABLITY। हो सकता है इंग्लिश थोड़ा सा मिस्टेक हो, कहीं मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक है, लेकिन आप देख लेना नोटबुक में। ठीक है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा, आकर घात लगाओ। घात माने होता है चोट मारना, और चोट मारकर वो चीज़ एकदम बढ़ जाए, फैल जाए। जैसे कि आप लोहे का ठोस टुकड़ा ले लीजिए, लोहे के ठोस टुकड़े में आप हथौड़े से पीटिए, और जैसे हथौड़े से आप पीटेंगे, बार बार पीटेंगे, तो क्या छात्रों आप देखेंगे ये एकदम पतली पतली चादर के रूप में फैल जाएगा। क्यों? लोहा है ना, तो चादर के रूप में फैल जाएगा, पतली चादर के रूप में फैल जाएगा। इसका मतलब ये बढ़ गया लोहा है, इसलिए इसको कहते हैं वर्धनीय। समझ में आ गया छात्रों? तो आघात वर्धनीय का मतलब क्या हो गया? आघात वर्धनीय का मतलब है आकर घात करें और वो बढ़ जाए। तो इसमें लिख लीजिए कि कुछ धातुएं, सब धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, कुछ धातुएं होती हैं, तो कुछ धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मैलिएबल होती हैं। क्यों होती है? लिख लो, क्योंकि इन्हें हथौड़े से पीटकर इन्हें पतली चादरों में बदला जा सकता है। ठीक, लिख लीजिए। लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जो अपवाद हैं, जैसे कि आपका मरकरी है ना, आपका जिंक है। जिंक और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम हथौड़े से पीटकर चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, चादर नहीं बना सकते, इसलिए जिंक और मरकरी आपकी आघात वर्धनीय नहीं होती, अपवाद है, लेकिन है धातुएं। ठीक है, चौथा आपका है तन्यता। चौथा पॉइंट है तन्यता। तन्यता को कहते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी। डी लिखा है, DUCTILITY, डक्टिलिटी मतलब तन्यता का गुण होता है किसमें? धातु में। तन्यता का मतलब तान देना, तान बना दे, मतलब तार बन जाएं। अर्थात धातुओं को हम लंबा खींचकर उनके तार में परिवर्तित कर सकते हैं, तार में उनको बदल सकते हैं, इसलिए धातुओं में भी तन्यता का गुण होता है। अपवाद की बात करें तो अपवाद में जिंक और मरकरी दोनों अपवाद हैं, इनको हम खींचकर तार में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए जिंक के तार नहीं मिलेंगे, ना ही मरकरी। मरकरी तो पारा है, द्रव है, लिक्विड है, उसको तार नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ धातुएं तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें हम खींचकर, लंबा खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं, तार में बदल सकते हैं। ठीक, जैसे आपको समझा दिया। जैसे बहुत सारी धातुएं हैं, सोना दुनिया में सबसे पतले चादर, सोना तो इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है, सोना इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण, सोना चांदी दोनों का बहुत अच्छा उदाहरण। जो सोना होता है छात्रों, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, AU, इसका भी उदाहरण सोना बहुत अच्छा है। ये समझो बेटा, सोना और चांदी दुनिया में सबसे अच्छे सुचालक, मतलब चांदी सबसे अच्छे सुचालक है, सोना नहीं इतना अच्छा है, उसमें तांबा दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन सोना और चांदी, सोना ये ऐसी धातु है जो
सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है और सबसे ज़्यादा तन्य है। क्यों? क्योंकि सोने की आप इतनी पतली कूट कूट कर सोने की इतनी पतली चादर आप बना सकते हो, इतनी पतली चादर बना सकते हो सोने की कि आप अगर नग्न आँखों से देखो तो आपको शायद है आपको दिखाई ना दे। इतनी पतली ट्रांसपेरेंट चादर बना सकते हो सोने की, ठीक, इतनी पतली धात सोने की बना सकते हैं। और तार भी, इसके तार मतलब तन्य तार, इसके अगर तार बनाए जाएं तो छात्रों इसके तार भी इतने पतले बन जाएंगे कि वो भी आपको शायद सामान्य आंखों से आपको दिखाई ना दें। इतने पतले चादर, इतने पतले तार बन सकते हैं। तो इसलिए सोना सबसे अच्छा, पूरे विश्व में सोना सबसे अच्छा आघात वर्धनीय है और सोना सबसे अच्छा तन्य पदार्थ है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आते हैं क्वेश्चन, ये IAS PCS में पूछे जाते हैं। सोना के दूसरे बाद आता है, दूसरे नंबर पर चांदी आती है। चांदी को संकेत होता है AG। AG भी आपका आघात वर्धनीय है और तन्य। बाकी बात और छोटे छोटे हैं। लोहा है, लोहा तो है, तन्य है, उसकी भी चादर बना सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी चादर नहीं बना सकते जितनी अच्छी कि सोना की बनेगी और चांदी की बनेगी। सोना की बनेगी और चांदी की बनेगी, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद आता कठोरता। कठोरता, हार्डनेस पाई जाती है किसमें? धातुओं में। तो धातुएं आपने देखी हैं, छूकर भी देखा है, धातुएं हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, है ना। तो धातुएं सीधी सी बात है कठोर हुआ करती हैं, रिजिड होती हैं, जिसको कहते हैं रिजिड। अच्छा, धातु, अब बात आती है घनत्व की। घनत्व तो छात्रों डेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी। तो छात्रों घनत्व का मतलब होता है घनापन। तो घनापन क्यों होता है? सीधी बात है, इनके जो कण होते हैं, धातुओं के जो कण होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कण, धातुएं जिससे मिलकर बनी हैं। आपको सर कण कहाँ से आ गए? भैया लोहे को लेना, लोहे का पत्थर लेना या लोहे का टुकड़ा लेना, उसको आरी से काटना या कैसे भी घिसना, तो आप देखें छोटा हल्का हल्का बुरादा निकलेगा। इसका मतलब क्या है? जो टुकड़ा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, बुरादा ही कण हैं। उनको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो गोल गोल कण दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल, तो वो गोल गोल कण को परमाणु बोलते हैं। तो जैसे ही उसको बुरादा निकलेगा, इसका मतलब वो बुरादा छोटे छोटे कण जो थे वो आपस में चिपके हुए थे, वो आपने छुटा दिए, है ना, आपस में उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, इसलिए बुरादा के रूप में वो बदल गया। और अगर वो चिपके हुए हैं छात्रों तो वो ठोस के रूप में होगा। तो चिपके अगर ज़्यादा हैं, मतलब घने घने ज़्यादा हैं, घना मतलब घने का मतलब ज़्यादा चिपके हुए हैं, ज़्यादा घने घने हैं, तो सीधी सी बात है वो चीज़ ठोस हो ही जाएगी। ज़्यादा अगर घनी हो जाएगी तो ठोस हो जाएगी, तो घनत्व इनका ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए सभी धातुओं का घनत्व अधिकांशतः ठोस मतलब ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ही उनके अंदर कठोरता पाई जाती है, ठीक है। कठोरता, रिजिडनेस, कठोर होते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातुएं हम कैसे पहचानते हैं और धातुओं को जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए धातु और अधातु में अंतर बहुत बार पूछा गया। 2020 में भी क्वेश्चन आया, धातु अधातु में अंतर लिखिए। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं। अब आगे हम अधातु के बारे में जब बताएंगे तो क्या करना है आपको, इसमें धातुओं में लिखेंगे धातुओं में चमक होती है, उसमें लिखेंगे अधातु में चमक नहीं होती, मतलब नहीं सब लगाना, नहीं होती, फिर नहीं होती, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होती, नहीं होता, है ना। घनत्व भी कम होता है, यहाँ नहीं शब्द नहीं लिखेंगे, घनत्व तो होता है लेकिन कम होता है, यहाँ लिखेंगे कम होता है। यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ भी कम लिखेंगे। कठोरता भी कम होती है, जैसे कि प्लास्टिक इतनी कहाँ कठोर होती है, रबड़, प्लास्टिक ये इतने कठोर नहीं होते, इसलिए कम बोलेंगे, कम होते। इसमें तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर कहता अधातु गुण लिखो तो आप अधातु गुण ऐसे लिखेंगे कि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, हेडिंग डाल के, हेडिंग यही रहेगी, हेडिंग यही रहेंगी, हेडिंग यही रहेंगी, हेडिंग यही रहेंगी अधातुओं में भी। लेकिन आपने बस ये लिखना अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है। इसमें फिर दूसरी हेडिंग डाले विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, आप लिखेंगे अधातुएं भी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती बल्कि कुचालक होती हैं, उनमें धारा नहीं बहती। ऐसे आघात वर्धनीय, आप लिखेंगे अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। तन्यता, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। ऐसे आप लिख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब धातु की प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, अधातु की प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाएंगी। जब याद हो जाएंगी तो अगर अंतर आ जाता तो आराम से लिख सकते, एक तरफ
लाइन खींच के, और अंतर हमेशा लाइन खींच कर किया करो। एक तरफ धातु, एक तरफ धातु, बीच में लाइन। धातुओं में क्या होता है, अधातुओं में क्या होता है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, ये इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आई होप आपको पूरी तरह से क्लास अच्छे समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तब तक के लिए नमस्कार।